बिल्कुल, देखिए मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन में आग लग गई। हालांकि इस हादसे के बाद कोई हताहत की कोई खबर नहीं है। मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इससे बागमती एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। टक्कर के बाद 2 कोच में आग लग गई। हादसे में कुछ लोगों के घायल हो गए, लेकिन रेलवे के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ। 95% से ज़्यादा यात्रियों को निकाल लिया गया है। अभी तक किसी भी कैजुअलिटी या ग्रीवियस इंजरी की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। राहत दल और मेडिकल टीम दोनों घटनास्थल पर मौजूद है। ये हादसा तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में हुआ। हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए। इस साल फरवरी से जुलाई तक अलग अलग रेल हादसों में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। इन घटनाओं ने रेलवे की सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 17 जून 2024 को मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई थी। 18 जुलाई 2024 को यूपी में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, 4 लोगों की मौत हुई। 30 जुलाई 2024 को झारखंड में मुंबई हावड़ा मेल के पटरी से उतरी थी और 31 जुलाई 2024 को पश्चिम बंगाल में 2 मालगाड़ियों के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इधर एयर इंडिया के एक विमान की त्रिची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और करीब 2.5 घंटे तक 141 यात्रियों की जो सांस है वो हवा में अटकी रही। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब एयर इंडिया के एक विमान का हाइड्रोलिक फेल हो गया, जिसके बाद विमान ने करीब 2.5 घंटे तक अफरा तफरी मची रखी थी और उसी रात करीब 8:15 बजे तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। त्रिची से शारजाह जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान AXB613 में हाइड्रोलिक विफलता की सूचना के बाद हमें राहत मिली है कि विमान त्रिची हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया है। आपातकाल के दौरान प्रत्येक यात्री की भलाई सुनिश्चित करते हुए पायलटों ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। हालांकि विमान में तकनीकी खामी आने के बाद त्रिची एयरपोर्ट पर अलर्ट घोषित कर दिया गया। एम्बुलेंसों का बेड़ा तैनात कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियां यहां से वहां दौड़ती रहीं। जब त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई तब उनकी जान में जान आई। वहीं जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस उमर सरकार में शामिल होगी और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सहयोगी दल से समर्थन की चिट्ठियां मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। शपथ ग्रहण की तारीख जल्द घोषित होगी। तो उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। राहुल गांधी ने उमर को फोन करके कह दिया कि कांग्रेस उनकी सरकार में शामिल होगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने उमर को समर्थन पत्र सौंप दिया। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का पत्र उपराज्यपाल को सौंप दिया है। अब 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 53 का संख्या बल हो गया है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42, कांग्रेस के 6, 4 निर्दलीय विधायक और 1 आम आदमी पार्टी का विधायक है। हालांकि बारामूला के सांसद शेख अब्दुल रशीद ने समर्थन की बात को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए वो पूरे करें, हालांकि मैं उनकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं। वहीं हरियाणा में बीजेपी सरकार के गठन को लेकर तैयारी तेज हो गई है और इसे लेकर अमित शाह ने हरियाणा के नेताओं के साथ मंथन किया है। नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के दूसरे बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लगभग तय हो गया है। ऐसे में उनकी मंत्रिमंडल में किसे किसे जगह मिलेगी, इसको लेकर देर रात दिल्ली में अहम बैठक की। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई, जिसमें जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। हरियाणा में 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण है, जो कि पंचकूला के परेड ग्राउंड में होगा। इसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का पता चला। अन्य आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, उनके भी आने की जानकारी मिली है। कुछ केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी के अलावा 12 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हरियाणा की नई नायब सिंह सैनी सरकार में अनिल विज, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा, महिपाल ढांडा का नाम रेस में आगे है। इसके अलावा मूलचंद शर्मा, लक्ष्मण यादव, राम नरबीर, सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर को मंत्री बनाया जा सकता है।
इधर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के फैसलों को लेकर सियासत गर्मा गई है। ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके बाद उद्धव गुट ने निशाना साधा है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव के ऐलान होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने मुस्लिमों और अन्य पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए एक बड़ा कार्ड खेला है। बीजेपी के सहयोग से चल रही शिंदे सरकार ने मदरसे में पढ़ा रहे शिक्षकों की तनख्वाह करीब 3 गुना बढ़ा दी है। अब मदरसे के डीएड शिक्षक को हर महीने 6,000 रूपए की जगह 16,000 रूपए मिलेंगे, जबकि मदरसे के बीएड शिक्षक को 8,000 रूपए की जगह 18,000 रूपए सैलरी मिलेगी। शिंदे सरकार के इस फैसले को शिवसेना उद्धव गुट ने वोट जिहाद बताया है। सैलरी बढ़ा दी तो ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद करने वाले उद्धव ठाकरे और संजय राउत का मानदंड पगार नहीं बढ़ाया है सरकार ने। यही नहीं, बीजेपी और शिंदे की मिलीजुली सरकार ने मुसलमानों से जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया है। मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की वर्किंग कैपिटल को 700 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया है। इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अलग अलग कामों के लिए लोन देने के लिए किया जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।